हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टडी ग्रुप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में लास्ट क्लास में हमने देखा था डलहौजी की विलय की नीति। आज हम बताए थे कि 1857 की क्रांति शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चाह रहे हैं कि जो हमने कहाँ तक पढ़ाई थी 1856 तक। डलहौजी का शासन था 1848 से 1856। 1848 में क्या आई थी? डलहौजी की विलय नीति आई थी। हम चाह रहे हैं कि पहले 1856 तक के सारे इवेंट कंप्लीट कर दिए जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए कि 1857 की कहानी शुरू की जाए, उसके आगे का प्रोसेस किया, जिससे कि ना आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग में जब हम अगर हम आगे बढ़ा जाएंगे और फिर वापस इसके पीछे के कुछ एक्ट वगैरह बताएंगे तो थोड़ा सा भूल चुके होंगे आप ऑलरेडी और कंफ्यूजन भी होता है। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि पहले इसके पहले जो भी एक्ट्स आए या जो भी पॉलिसीज जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट या ब्रिटिश की कंपनी ने बनाई है उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए आज के देखते हैं जो आज का लेक्चर हमारा वो इम्पोर्टेंट एक्ट्स पर। कुछ एक्ट थे जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, क्विट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सब कुछ एक्ट्स आए थे, वो भी हम डील करेंगे सिर्फ जो कि 1856 तक आए थे, उसके बाद के बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर हम ये जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो उसे दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर किया करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिला करे। और वीडियो की कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसमें क्या इम्प्रूवाइजेशन चाहते हैं। अगर आप बताएंगे तो हम उससे इम्प्रूव करेंगे, और आप टॉपिक भी बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, उस टॉपिक पर ही वीडियो आएगा। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। जैसा कि हमने जब हम बंगाल पढ़ रहे थे तो बैटल ऑफ बक्सर हमने पढ़ा था। बैटल ऑफ बक्सर में हमने आपको ड्यूअल गवर्नमेंट बताया था, द्वैत शासन बताया था। तो आज वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका 1 मिनट समय लेना चाहेंगे, उसको रिमाइंड करेंगे, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए 1764 पे क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर, शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। इसके बाद जब ये तीनों लोग हार गए थे, शुजाउद्दौला, बंगाल और कौन, शाह आलम द्वितीय, सब लोग हार गए थे, तो 1765 में इन्हें एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, जिसे इलाहाबाद की संधि या इलाहाबाद की ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इलाहाबाद की ट्रीटी में हमने बताया था उन्होंने एक चीज क्या किया था कि ड्यूअल शासन लागू कर दिया था। द्वैत शासन जिसको बोलते हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट, ये हमने बताया था कि कैसे ड्यूअल गवर्नमेंट इसको बोला जाता है। इसमें उन्होंने क्या ले लिया था? रेवेन्यू भी ले लिया था और इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन भी ले लिया था। इसमें हमने आपको बताया था पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बताया था हमने आपको कि ड्यूअल गवर्नमेंट आ गई थी, द्वैत शासन आ गया था, द्वैत शासन। ठीक है, ये हमने बताया था उस समय। और उस समय एक ये भी बात बताई थी कि हम आगे इसको दोबारा डिस्कस भी करेंगे अगर आपको याद हो तो देखिए द्वैत शासन लागू किया किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव पूरा नाम हमने बोला था। क्लाइव भी अगर आपको याद है तो चल जाएगा, बताया था ये भी। तो 1765 में क्लाइव ने लागू किया द्वैत शासन। उसके बाद से हमने बताया था आगे जब आएंगे वॉरेन हेस्टिंग, वो इसको खत्म कर देंगे। कब? 1772 पे। तो आज उसी के आगे शुरू करेंगे। 1772 में आते हैं कौन? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। तो देखिए होता क्या है, जैसा हमने उस बार भी बताया था कि जो ये द्वैत शासन था इसमें ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे लोगों से यहाँ के राजाओं से। और हमने उसके बावजूद बताया था कि ब्रिटिश कंपनीज का फायदा नहीं हो रहा था। ये ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? अपना फायदा देख रहे थे, अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे थे, ब्रिटिश कंपनी को कम पैसा दे रहे थे, और ब्रिटिश कंपनी फिर ऑब्वियसली है कि गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सरकार को कम पैसा देगी, और सरकार को लग रहा था हम घाटे में जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन पर कुछ रूल लगाए, रूल कुछ बनाए। पहली बार जो रूल आया उसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए 1772 तक ये चलता रहा, 7 साल 8 साल मान सकते हैं आप। 1765 से शुरू हुआ, 1772 तक क्या चला? द्वैत शासन। और लॉर्ड क्लाइव ने खूब कमाया, सारे लोग इनके ऑफिसर्स कमा रहे थे और गवर्नमेंट को घाटा हो रहा था ब्रिटिश के। तो उन्होंने एक कानून लाया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। रेगुलेटिंग, जैसा कि नाम बता रहा है कि रेगुलेट करना, जैसे आपका पंखा का रेगुलेटर नहीं होता, रेगुलेट करता है स्पीड को, तो वैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट कानून को रेगुलेट करेगा। रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आता है? 1773 में।
ठीक है, सबसे नंबर 1 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। वारेन हेस्टिंग आ चुके 1772 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो कि ये बताएगा कि अब जो वहां की गवर्नमेंट में, मतलब किसने दिया था ये रेगुलेटिंग एक्ट? ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने दिया था। पहली चीज ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है। किसके लिए? ब्रिटिश की कंपनी के लिए, कि ब्रिटिश कंपनी के लिए क्या क्या रूल लगेंगे। तो एक रूल उन्होंने सबसे पहले ये लगाया कि जो भी जो गवर्नर्स होंगे ना, ये आज के बाद कोई भी सैनिक, असैनिक, यानी कि कोई बिजनेस रिलेटेड, राजस्व, कोई भी इकोनॉमी, या फिर राजनीतिक, पॉलिटिक, कोई भी मुद्दा होगा, उसका सारा का सारा ब्यौरा किसके सामने रखेंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल लाया, कहाँ रखेंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने सारा का सारा ब्यौरा रखेंगे, सारी सारी डिटेल रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला रूल ये आता है, जिससे कि ये लोग अपनी मनमानी ना कर सके, जो गवर्नर भारत पर आकर गवर्न कर रहे हैं और जो पैसा वसूल रहे हैं। क्या सैनिक गतिविधियां, आप कितने लोग ले जा रहे हैं, कितना खर्चा होगा, क्या आप उससे कर रहे हैं। असैनिक जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप बिजनेस कर रहे हैं। राजस्व यानी जितना रेवेन्यू आप वसूल कर रहे हैं वहां से। राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, आप कितना सीमा विस्तार कर चुके हैं आप यहाँ पर भारत पर अपना। तो ये चीज किया, सबसे पहला चीज, ठीक है। दूसरा, इसी रेगुलेटिंग एक्ट को ही बोलते हैं ड्यूअल सिस्टम। हमने बोला 1772 में खत्म हो गया ड्यूअल सिस्टम, लेकिन कई बार आपके पेपर में 1773 भी होता है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही एक्ट खत्म, यहाँ से रिकमेंड हुआ था, आप समझ सकते हैं। 1773, 72, 73 में खत्म हो गया था। तो कई बार रेगुलेटिंग एक्ट को बोला जाता है कि ड्यूअल सिस्टम को हटाया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो आप इसको यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। ड्यूअल सिस्टम का अंत हुआ, द्वैध शासन का अंत हुआ किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये खत्म हुआ। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कोशिश की गई थी कि जो गवर्नमेंट है उसको सेंट्रलाइज करने की। सेंट्रलाइज मतलब कि एक जगह पावर देने की। कैसे की गई? देखिए, जैसा कि हमने बताया था, उस समय 3 मेन पावर थी, एक बंगाल, एक मद्रास, एक बॉम्बे। बंगाल अगर मैप पे देख लें, ऊपर का साइड ये बंगाल हो गया, इधर मद्रास हो गया, इधर बॉम्बे हो गया। ये तो हमें आज का हिस्सा बता दिया छोटा छोटा, बाकी ये पूरा रीजन हुआ करता था, ये आप इस तरह मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बंगाल में जो गवर्नर थे ना, इनको ज्यादा पावर दे दी गई, बंगाल के गवर्नर को। देखिए, आज के बाद से 1773 के रूल के बाद से बताया गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा, गवर्नर ऑफ बंगाल होगा, उसकी पोस्ट चेंज करके रख दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट के थ्रू की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। डेट तक याद रखिएगा। यहां से देखिए, अब डेट में इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ईयर इन द सेंस कि यहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ईयर याद रखिएगा कि कब किया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब बंगाल के अंदर काम करेंगे कौन? गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है। देखिए, सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही, पूरे भारत को सेंट्रलाइज नहीं किया गया अभी, सिर्फ ये 3 प्रोविंस को सेंट्रलाइज किया गया है, ठीक है। बंगाल के अंदर किसको कर दिया गया? मद्रास को कर दिया गया और बॉम्बे को कर दिया गया। तो इस हिसाब से अगर पहला गवर्नर जनरल देखे, आपके क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? बंगाल बोल रहे हैं, इंडिया मत करिएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो कुछ और होगा, अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो कौन हो जाएंगे? वॉरेन हेस्टिंग। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग की एंट्री हो चुकी है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हो जाएंगे? वॉरेन हेस्टिंग। हिंदी में यहाँ पर लिख देते हैं, इंग्लिश पीछे लिख चुके हैं, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो पहले गवर्नर जनरल ये बन जाते हैं। तो ये था हमारा मतलब कि पूरा का पूरा रेगुलेटिंग एक्ट। इसके साथ एक दो चीज और की गई थी, वो भी याद रख लीजिए, जो कई बार एग्जाम में आ जाती है। इसमें एक चीज और बनाया गया था न्याय व्यवस्था के लिए, कि लोगों को न्याय मिल सके, इसलिए इन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। इस स्थापना हुई नहीं थी, मतलब कानून आ गया था, स्थापना बोली जाती, इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पेपर में आपको लेकिन यही करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और एक चीज बता दें
कलकत्ता में मदरसा की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई। पहला मदरसा जो था कलकत्ता का वो भी यहीं से हुआ, जो आप आज जानते हैं मदरसा। ये देखिए फूट डालने की राजनीति थी और कुछ नहीं थी। मदरसा बना दिया मुसलमान के लिए, जिससे कि हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा मतभेद हो, बस ये सब के लिए। तो मदरसा, कलकत्ता का मदरसा भी इसी एक्ट के तहत ही आया था, इसी एक्ट के तहत बनाने के लिए प्रस्ताव हुआ था। तो इतनी बातें थी हमारी किसमें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। चलिए अब देखते हैं आगे के अगले एक्ट। और यहां से इन्होंने एक नियम बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हर 10 सालों में हम इसको रिवाइज करते रहेंगे नियम को, कानून को। जैसे अपने हम लोग गवर्नमेंट नहीं बनाते, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज करते हैं, नए नए कानून आते हैं। तो वैसे ही इन्होंने सोचा हर 10 साल में हम कंपनी को रेगुलेट करेंगे। तो अगला एक्ट आ जाता है 1884 में। जी 11 साल हो गया, लेकिन वो 10 साल ही आप समझिए इसको। लेकिन 1884 पे आया, गिनती गलत नहीं, 83 मत कर दीजिएगा। 1884 में आता है क्या, पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम था, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784, 10 साल बाद 1773 में वो आया था रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया था इनके साथ। पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ क्या था, सबसे पहले इसमें दो चीज बनाई गई। एक्चुअली अब क्या कर दी गई, दोहरी व्यवस्था कर दी गई। जो सरकार देख रेख करे, सोची सरकार कब तक देख रेख कर पाएगी, उन्होंने क्या कर दिया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, जैसे कंट्रोल कर सके। बोर्ड नाम ही बता रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक्चुअली यहीं से क्वेश्चन आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस कानून के तहत बने थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम ही बता रहा है, नियंत्रक परिषद, नियंत्रण करना है, नियंत्रक परिषद की स्थापना हो गई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एस्टेब्लिश कर दिए गए। इससे क्या होगा, ये जो गाइडलाइन देंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको गाइडलाइन देंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गाइडलाइन देंगे, जो कि हमने अभी बताया था किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में। तो ऐसा कानून आ गया। तो एक क्या हो गया, दोहरा कंट्रोल आ गया, दोहरी व्यवस्था आ गई, जिससे कि थोड़ा सा सेंट्रलाइज करी जाने वाला, चीजें सेंट्रलाइज की जा रही है और मैनेज हो सके अच्छे से। इस वजह से इतना हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट में। ये आप ही काफी आता है क्वेश्चन कई बार कि क्या किया गया। और यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट में एक और काम किया गया था, जो मुंबई और बॉम्बे थे नीचे वाले, एक मैप बना देते हैं, एक ही बॉम्बे और ये मद्रास, इनकी पावर थोड़ी और कम कर दी गई थी। और किसकी, जो बंगाल था उसकी पावर और ज्यादा बढ़ा दी गई थी। ये भी किया गया था किसमें, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो ये दो काम हुए थे, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, बीओसी एंड सीओडी। पूछा जाता है क्वेश्चन में, बीओसी एंड सीओडी किस कानून के तहत आए थे, तो किसके तहत आए थे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत आए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा 10 साल बाद फिर से आता है अगला चार्टर एक्ट। देखिए यहां से नाम अभी तक अलग अलग चल रहे हैं। पहले वाले का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरे का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। अब आएगा चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट की एक खास बात थी कि अब बस यहां से अब चार्टर एक्ट ही आने वाले हैं हर 20 साल में। तो पहला चार्टर एक्ट देखिए आता है, फर्स्ट जो चार्टर एक्ट था, देखिए नाम चेंज है, सब कुछ वही है, सबका एक ही मतलब है कि कानून बनाना है कुल मिला के, किसके लिए, कंपनी के लिए। चार्टर एक्ट आता है कब, 1793 में। डेट एक बार फिर से ऊपर लिख देते हैं, 1773 में आया पहला, 1784 में आया दूसरा, और 1793 में पहला चार्टर एक्ट। दूसरा चार्टर एक्ट की बात करते हैं, 20 साल, अब यहाँ से सारे 20 साल में चलेंगे। दूसरा आता है 1813, 20 ऐड कर दीजिए। तीसरा चार्टर एक्ट आता है 1833, फिर 20 ऐड हो गया। चौथा चार्टर एक्ट आता है 1853। इतने हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है, जो हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी। 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद पूरी तरह से इक्वेशन चेंज हो जाती है, एक तरह से नए युग का प्रारंभ हो जाता है और ये सब चार्टर एक्ट वगैरह बंद हो जाते हैं। और 1858 पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पे। तो वो हम पढ़ेंगे 1757 की क्रांति के बाद। आज फिलहाल हम इन एक्ट के बारे में जानेंगे कि इनमें क्या होता है।
तो आइए शुरू करते हैं पहले चार्टर एक्ट से। सबसे पहले होता है चार्टर एक्ट 1793। देखिए पहला चार्टर एक्ट से खास कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या किया गया था, थोड़ी सी पावर बस बढ़ा दी गई थी इनकी। जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इनकी थोड़ी सी पावर बढ़ा दी गई थी, और कुछ खास नहीं किया गया था। थोड़े मेंबर बढ़ा दिए गए थे, तो इस वजह से इसमें खास इंपॉर्टेंट, इसी वजह से हमने इसको लिख दिया था, क्योंकि आप जान सके चार्टर एक्ट यहाँ से शुरू हुआ। जो सबसे ज्यादा मेन जो हमें पढ़ना चार्टर एक्ट वो है 1813 और 1833, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 53 में भी कुछ खास घटनाएं नहीं हुई थी, इसलिए वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी, और बस इतने से आप याद रख सकते हैं, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट नहीं, स्पेशली आरआरबी एसएससी के लिए। चलिए अगला देखते हैं। 1713 के बाद साइड में लिख देते हैं, जिससे कि डेट आपको याद रहे, बार बार रिवाइज करने से याद होती है चीजें। 1773, 1784, 1793 चार्टर एक्ट, इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, इसको बोलते हैं चार्टर। अगला भी चार्टर एक्ट आ गया, चार्टर एक्ट 1813। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या नियम होते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए चार्टर एक्ट 1813 में होता क्या है कि जैसा उस समय 1813 आते आते ब्रिटेन में, इंग्लैंड में क्या हो रहा था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल चुकी थी और सब लोग बिजनेस करना चाह रहे थे। पूरा बाहर, सब लोग बाहर निकलना चाह रहे थे, इंग्लैंड में भी और इंग्लैंड से बाहर भी। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ कि केवल अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, तो उसकी मोनोपोली को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया अब, और अब बोला गया कि अब सब कोई जाकर भारत में और अदर जगह ट्रेड कर सकता है। ये कानून आया 1813 में। तो क्या हुआ, अब ऑल कोई भी ब्रिटिश होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां पर बहुत सारी कंपनी थी, एक कंपनी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या है, सारी कंपनी, जो भी कंपनी होंगी वो ट्रेड कर सकेंगी भारत से, एक्सेप्ट वाली कंडीशन याद रखिए, एक्सेप्ट टी। चाय का व्यापार अभी कोई नहीं करेगा भारत में, केवल किसके पास अधिकार रहेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और एंड ट्रेड विद चाइना, अभी चाइना में अनुमति नहीं दी गई, ट्रेड विद चाइना। इंडिया में जाइए आप करिए, लेकिन चाय का मत करिए, और चाइना के साथ ट्रेड अभी नहीं करना, चाइना और चाय के साथ ट्रेड नहीं करना अभी, बस बाकी आप करिए, सबको अनुमति दे दी गई। थोड़ा सा देखा जाए तो मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शन लाई गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, सबको दिए गए, जिससे कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो एक ये हुआ सबसे पहले। तो मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट किससे, 1813 से, नंबर एक चीज होता है। इसके बाद जो एक चीज होती है 1813 में, हाँ वो इंपॉर्टेंट है। तो दो ही चीज होती है, दो घटनाएं होती हैं, एक तो टी एंड चाय और चाइना से याद कर लीजिए एक ही वर्ड से। दूसरा होता है देखिए 1 लाख रुपए, ब्रिटिश की गवर्नमेंट बोलती है कंपनी को कि अब से आप हर साल 1 लाख रुपए इंडिया में खर्च करेंगे इंग्लिश एजुकेशन के लिए, वहां पर जाइए, अपना प्रचार करिए, अपनी भाषा, अपने धर्म, इसका प्रचार करें। तो ये होता है 1 लाख रुपए पर एनम, हर साल 1 लाख रुपए आप खर्च करेंगे किस पे, एजुकेशन में। यहीं से शुरू हो जाती है इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत, क्योंकि भाई 1 लाख रुपए हर साल, उस समय के बहुत होते हैं, 1 लाख रुपए हर साल खर्च करेंगे भारत पर, जिसमें वो इंग्लिश का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही साथ वो पैरेलल फिर अपने धर्म का प्रचार करने लगे थे। अभी आगे चल के देखेंगे कितनी दिक्कतें, मतलब क्या क्या किए थे इन्होंने हमारे साथ। तो ये दो चीज हुई थी 1813 में, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक था, ये था 1813। चलिए अब देखते हैं 1833। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 20 साल में आ रहा है, हमने बताया। 1833 के चार्टर एक्ट 20 साल हो गए थे, यहां तक आते आते पीछे से पॉलिटिक्स चल रही थी। तो क्या हुआ, इस बार चाय और चाइना को भी मोनोपोली रहित कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस बाहर कर सकता है, सारी अनुमति सबको, मोनोपोली पूरी तरह से एंड कर दी गई। एंड ऑफ मोनोपोली इसको बोल सकते हैं आप, एंड ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। अभी तक एकाधिकार था किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक तरह से पूरी तरह से मोनोपोली खत्म कर दी गई, मोनोपोली चाय से भी खत्म कर दी गई, चाइना से भी खत्म कर दी गई। अब ब्रिटिश इंडिया अब चाइना में जाके भी ट्रेड कर सकती है, चाय का भी ट्रेड कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमने अभी 1773 में पढ़ा, गवर्नर को क्या पोस्ट कर दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
उस समय हमने पढ़ाते समय नाम लिया भारत मत बोलिएगा, क्यों? क्योंकि वो बोला गया 1833 में। अब क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनकी पोस्ट चेंज करके कर दी गई क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए इसमें फर्क है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अभी पूरे इंडिया को गवर्न करने का, अभी तक तो बंगाल कर रहा था, और बंगाल के नीचे कौन कौन आए थे, मद्रास और बॉम्बे आए थे। लेकिन अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, पूरे इंडिया को देखेगा। और उस समय हमने बोला था क्या था, टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, और ये क्या हो गया, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। वो क्या था, टूवर्ड्स था, एक तरह सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश थी, और यहाँ पर क्या कर दी गई, सेंट्रलाइज कर दी गई, सारी पावर एक जगह आ गई, सेंट्रलाइज हो गया सिस्टम। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट होगी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जैसे ही ये आ गया तो यहाँ पर भी याद रखना पड़ेगा कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। जैसे कि यहाँ पर हमने याद किया, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग था, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखिएगा। ये थे विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। ठीक है, अच्छा बेंटिक के बारे में एक दो चीजें बता देते हैं आपको, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको थोड़ा डस्ट करके बेंटिक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जो विलियम बेंटिक थे, हिंदी में ही लिख लीजिए, अब तो इंग्लिश लिख चुके हैं। विलियम बेंटिक थे, इनका जो कार्यकाल था ये था 1828 से लेकर 1835 तक। इसी के बीच में ये कानून आ गया 1833, देखिए इसी के बीच में पड़ गया। तो देखा जाए, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वो भी विलियम बेंटिक थे। भाई अभी तक तो 1828 में जब आए तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर ही आए थे, और 1833 में इनका प्रमोशन हो गया, ये समझ सकते हैं आप। अब क्या बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो दोनों क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो दोनों के दोनों कौन थे, विलियम बेंटिक। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज अगर आपको बताते हैं यहाँ पर, अब देखिए सारी पावर मिल गई किसको, वहां, और यहाँ पर हमने बता दिया मोनोपोली भी एक तरह से पूरी की पूरी खत्म कर दी गई है। एक चीज इसमें और लाया गया था यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस को ला दिया गया था। अच्छा सिविल सर्विस से याद आया, यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या किया गया, 1833 में सिविल सर्विस को बोला गया था, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सिविल सर्विस जो आप आज आपको देखते हैं, सिविल सर्विस का इंट्रोडक्शन किया गया, ओपन कर दिया गया इंडिया में। ठीक है, इंडिया में ओपन कर दिया गया। और क्या किया गया था, अफीम को रेगुलेट किया गया था, क्योंकि उस समय अफीम का व्यापार हो रहा था, ओपियम जिसको बोलते हैं, ओपियम। अफीम के लिए एक कानून बनाया गया था कि अब आप अफीम में भी क्या कानून होंगे, ये सब आ गया था। सिविल सर्विस से एक क्वेश्चन आपको और बता दें, कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का फादर माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जब हम आपको वायसराय गवर्नर जनरल पढ़ा रहे होंगे, लिस्ट पूरी पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले जो इसको इंट्रोड्यूस किया था वो कॉर्नवालिस था। अभी क्या हुआ, उस समय क्या था, सिविल सर्विस तो इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन फॉरेन से ही किसी आदमी को क्या कर देते थे, बैठा देते थे, और ये है सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट है यहाँ के। लेकिन इस बार क्या किया गया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये 1833 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये हमने पढ़ाया। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला चार्टर एक्ट आता है कब, 20 साल बाद, 1853 में। ठीक है, इतना हो गया आपको, गवर्नर जनरल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आता है 1853, इसमें देखिए कुछ खास चीजें नहीं होती है, इसमें बस क्या कर दिया जाता है कि अगला चार्टर एक्ट कब आएगा नहीं पता था, और बोल दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइफ टाइम आगे बढ़ा दिया गया, कुछ खास नहीं किया गया, थोड़े से कानून बस बदले गए और पावर ज्यादा दे दी गई कंपनी को, और कुछ खास इसमें इम्प्रोवाइज नहीं हुआ 1853 में। एक चीज बस हुआ था, यहां से एक इसमें याद कर लीजिए, अभी हमने बताया सिविल सर्विस को इंडिया में आ गया था, लेकिन अभी तक कोई एग्जाम नहीं हो रहा था। अब यहां से क्या होगा, 1853 से हर साल एक एनुअल एग्जाम होगा, जैसा अभी चलता है। देखिए सब इन्हीं की देना है, वही सिस्टम आज तक फॉलो हो रहा है, कुछ कुछ अच्छी चीजें भी देखे गए हैं। तो एनुअल एग्जाम फॉर सिविल सर्विस,
ठीक है। अब एक हर साल सिविल सर्विस का एग्जाम होगा जिसमें अब इंडियन भी बैठ पाएंगे। हालांकि इंडियन शुरुआत में बहुत मुश्किल से नहीं निकाल पाते थे, बहुत लास्ट में निकाल पाएंगे। हम उसका जिक्र करेंगे कि पहले सिविल सर्विस किसने निकाला जो पहला इंडियन था, क्योंकि भाई इंग्लिश एजुकेशन ही इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर। 1 लाख रुपए 1813 में हमने बताया दिए गए थे। 20 साल में थोड़ी इंग्लिश, मतलब अभी कोई सिविल सर्विस तो नहीं निकाल पाएंगे इतना जल्दी। तो सिविल सर्विस एनुअल एग्जाम यहाँ से शुरू हो गया था। ये केवल 1853 से इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, 1853 में खास नहीं आता। तो सबसे ज्यादा आपको अगर देखा जाए तो किसको याद रखना है, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट को याद रखना है इसमें आज के लेक्चर में हमारे, क्योंकि इसमें हमारे गवर्नर को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। ईस्ट इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए, ये याद रखना है। उसके बाद 1893 में कुछ खास चीजें घटनाएं नहीं हुई। 13 में याद रखना है हमें क्या, चाय और चाइना को छोड़कर मोनोपोली रद्द कर दी गई। 1 लाख रुपए हमें दिया गया एजुकेशन के लिए। उसके बाद 33 में याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट मिल्टी वाला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। दूसरा, चाय और चाइना का भी किस्सा खत्म कर दिया गया, ठीक है। सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और 1853 में बस सिंपल से एक लाइन याद कर लेना है कि एनुअल एग्जाम यहाँ से कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इतने कानून थे अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, क्योंकि हम 1700 पढ़ लें। अब 1757 आने वाला है, स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने वाला है, तो उसके पहले का ये था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सारे कानून के बारे में जाना, किस कानून के तहत कंपनी को रेगुलेट किया जाता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।